सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकंड ईयर ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 25 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा, देखिए ऐसा कौन सा अकाउंट है जो कि डील करता है लॉसेज में एंड इनकम्स में डीलिंग होती है इस अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आंसर है इसका ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट। देखिए ऐसा अकाउंट होता है जो कि डील करता है लॉसेज, इनकम, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू सब में ही डील करता है। देखिए यहाँ पर बताया गया आपको एक तरह का टेम्पोररी अकाउंट होता है जो कि परमानेंट नहीं होता। देखिए कुछ ही समय के लिए इसको मेंटेन किया जाता है, जिसमें सारे के सारे जो इनकम स्टेटमेंट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रेवेन्यू आया, रेवेन्यू क्या होता है कि क्या मुनाफा उसने कमाया है, एक्सपेंस कितना हुआ है, खर्चा कितना हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कितना गेन हुआ है उनको, कितने लॉस हुए हैं। तो सभी कुछ जो है वो नॉमिनल अकाउंट में अकाउंट किया जाता है, उसको नोट किया जाता है। तो देखिए अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो तीन तरह के जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं पर्सनल होते हैं। अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो तरह के होते हैं, देखिए पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में देखिए इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं जो कि पर्सनल बेस पे डील करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में तीन अकाउंट होते हैं देखिए रियल, नॉमिनल एंड वैल्यूएशन। रियल में होते हैं देखिए टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप छू सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पैसे की बात करें तो जो आपके पास पैसे होते हैं, नोट होते हैं या सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, उनको आप छू सकते हैं, तो वो टेंजिबल में आते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको कहा जाता है इंटेंजिबल। जैसे आप बिटकॉइन की बात कर सकते हैं, जो ऑनलाइन मनी होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, वो सारे इंटेंजिबल में आते हैं, तो वो रियल के अंदर आते हैं। देखिए नॉमिनल में क्या आते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो सभी चीज़ें हैं जो नॉमिनल के अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए वेद एनालिसिस में डी का क्या मतलब होता है। देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, डेली डिजायर्ड आइटम, डाटा और रिसिप्ट ऑफ आइटम्स, डेविएशन ऑफ स्टॉक या डिजायरेबल आइटम। आंसर इसका ऑप्शन डी। तो वेद एनालिसिस में देखिए डी का मतलब होता है डिजायरेबल आइटम, वी का मतलब होता है इसमें देखिए वाइटल, ई का मतलब होता है एसेंशियल एंड डी का मतलब होता है डिजायरेबल। तो ये तीनों ही क्राइटेरिया जो है इनको देखा जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल को किस तरह से मैनेज करें उसके लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कितना स्टॉक जो है वो मेंटेन करे, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उसके पास प्रॉपर स्टॉक मौजूद हो उसके ऑर्गेनाइजेशन में, और किसी भी तरह का उसको लॉस भी ना हो, किसी भी तरह का उसका स्टॉक जो है वो ख़राब भी ना हो, ज़्यादा समय तक रखे। तो इस तरह से एनालिसिस की जाती है, जहाँ पर वाइटल मतलब बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें होती हैं, ये जो कि होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एसेंशियल जो कि इस वाइटल से थोड़ी सी कम अगर आप कैटेगरी दे तो हो सकती है एसेंशियल चीज़ें, एंड डिज़ायरेबल जो कि डिज़ायर्ड होती है कि अगर हो तो अच्छा है। तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है ताकि अच्छे से प्रॉपर स्टॉक मेंटेन रह सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिफिकेशन सूटेबल होता है इसमें से किसके लिए, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन बी। सो देखिए लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिफिकेशन। अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें ऐसा कोड जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं एंड न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स भी हैं। तो इस तरह के कोड दिए जाते हैं जो बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। मान लीजिए जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, तो कि कार के नंबर्स इस तरह से बनाए जाते हैं जहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। देखिए यहाँ पर नंबर्स भी हैं, यहाँ पर लेटर्स भी हैं, तो जैसे कि प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो आराम से हो पाए, तो उस केस में यूज़ किया जाता है देखिए इस तरह के कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। परचेज इंटेंट इसमें से किस तरह का डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, एक्सटर्नल, लीगल या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए परचेज इंटेंट जो है एक तरह का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। इंटरनल डॉक्यूमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही डॉक्यूमेंट होता है जो कि उसके अंदर ही उसको एक तरह से ऑपरेट किया जाता है। देखिए यहाँ बताया गया है ये कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाता है इंटरनली, जिससे कि वो ऑथराइज कर सके कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो परचेज करने हैं कंपनी को, किन प्रोडक्ट्स की नीड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है कंपनी में,
तो जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो एक तरह का अपना परचेज इंडेंट तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है पूरी की पूरी प्रोसेस किस तरह से होती है। वो अपना इंडेंट तैयार करते हैं, फिर इंडेंट अप्रूवल होती है, ये कंपनी के इंटरनली ही होती है ये दोनों ही चीज़ें। फिर देखिए परचेज ऑर्डर तैयार किया जाता है। परचेज ऑर्डर जो जो सामान मंगाने हैं उसका ऑर्डर तैयार किया जाता है, जो कि बायर जिसको सामान खरीदना है वो सेलर को देता है इस तरह का परचेज ऑर्डर। फिर पीओ ऑर्डर जो है इसको चेक किया जाता है, परचेज ऑर्डर को अप्रूव किया जाता है, गेट एंट्री की जाती है ताकि सामान जो है उसको आसानी से लेन देन किया जा सके। फिर क्वांटिटी जो है देखिए उसको चेक किया जाता है, जो भी ऑर्डर मिलता है उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उस पर एक्साइज ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, बिल्स वगैरह जो है वो प्रोसेस किए जाते हैं कि किसकी कितनी पेमेंट होनी है, एंड देन एट लास्ट पेमेंट कर दी जाती है। तो ये पूरा ही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी में जो खरीदा जाता है सामान वो। फिर देखिए इंडेंट ऑर्डर ये जो है ये है आपका, देखिए इंडेंट ऑर्डर जहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो बताया जाता है, उसके बारे में अगर कुछ स्पेशल डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है तो वो दी जाती हैं। कब तक चाहिए देखिए एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है, परचेज इंडेंट के बारे में आपको बता रहे हैं, कब तक की सामान चाहिए वो बताया जाता है, कितनी क्वांटिटी रिक्वेस्ट की है वो बताया जाता है, और कितनी क्वांटिटी अभी रिमेनिंग है अभी तक नहीं मिली है। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं देखिए परचेज इंडेंट में। बिजनेस फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है इंडिया में आपसे पूछा है, 31 मार्च को, 31 दिसंबर, 31 अप्रैल या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए 31 मार्च को देखिए एंड होता है बिजनेस फाइनेंशियल ईयर इंडिया में। और स्टार्ट कब होता है देखिए ये पूरा ही एक साल का पीरियड होता है, तो स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल से, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये खत्म होता है, और इसके बीच का जो पीरियड होता है देखिए एक साल का, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर। आपने बार बार सुना होगा जो बजट्स जो हैं वो निकलते हैं तो वो इसी ईयर को ध्यान में देख के निकलते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इनमें से किस टाइप के एसेट्स के अंदर आते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट एसेट्स या मिसलेनियस एसेट्स। आंसर इसका ऑप्शन भी देखिए इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं ये तीनों ही, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। यहाँ पर आपको बताया गया देखिए सबसे पहले टेंजिबल एसेट हमने पहले बताया था, ऐसे एसेट जिनको आप टच कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इक्विपमेंट खरीदती है, मशीनरीज खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, स्टॉक उनके पास जो होते हैं स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिनको वो टच कर सके, लैंड एंड कैश, ये सारे ही जो होते हैं ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और इनटेंजिबल में देखिए आ गया ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट्स एंड ब्रांड्स। तो ये सारे ही आपको याद रखने हैं। तो ये सारे हैं इनटेंजिबल जिसको कंपनी जो है वो छू तो नहीं सकती है, बट ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास रहते हैं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बट इनकी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जनरल्स, जब जनरल्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पोस्टिंग, कास्टिंग, टेलिंग या जर्नलाइजिंग कहा जाता है। आंसर इसका ऑप्शन डी जर्नलाइजिंग कहा जाता है जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जनरल्स में। तो देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, पहले देखिए जनरल्स होती हैं, जनरल के बाद जो है जो भी कंटेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको पोस्ट कर दिया जाता है जनरल लेजर में। यही बताया गया देखिए ये जनरल जो होती है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, जहाँ पर जो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, और फिर यहाँ से इसको भेज दिया जाता है कहाँ पर देखिए लेजर में, जहाँ पर लंबे समय तक इसको स्टोर किया जाता है इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी हिस्ट्री को। फिर इसी प्रोसेस को जो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं जनरल्स में, उस प्रोसेस को कहा जाता है जनरलाइजिंग। ड्रग स्टोर में एक्सपायर्ड ड्रग फॉर्मुलेशन को इसमें से क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, ऑब्सोलीट आइटम, सरप्लस आइटम, स्क्रैप आइटम्स या नन ऑफ द अबव। आंसर इसका ऑप्शन ए। देखिए जो भी एक्सपायर्ड आइटम्स होती हैं उनको ऑब्सोलीट आइटम्स बोला जाता है, जब मेडिकल स्टोर में एक्सपायर्ड आइटम होती हैं उनको। फिर इसमें क्या किया जाता है देखिए कि पीरियोडिक लेवल पे 1 मंथ के या 3 मंथ के गैप पे जो भी फार्मासिस्ट होता है वो पूरे ही स्टोर में देखता है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एक्सपायरी डेट के पास आ रही हैं, उन सभी ड्रग को पहले कलेक्ट करता है और उनको सेल करने की कोशिश करता है। अगर वो सेल हो जाए उस टाइम लिमिट जो भी उसका टाइम लिमिट है उसमें, अगर सेल नहीं होती हैं तो ऐसे एक्सपायर्ड ड्रग को निकाल दिया जाता है और उनको फिर प्रोसेसिंग फर्दर जो है उसको प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए यही सारी आइटम जो होती हैं उनको ऑब्सोलीट आइटम बोला जाता है।
तो देखिए इटिनरेंट रिटेलर्स अपना बिजनेस जो है वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं आपसे पूछा है। वो फिक्स्ड प्रीमाइसेस लगाते हैं, एक कोई फिक्स जगह होती है जहाँ पर वो अपना बिजनेस रन करते हैं। मूविंग स्टॉल्स, जो घूम घूम के मूविंग स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर वो अपना बिजनेस चलाते हैं। जनरल स्टोर्स टू अनदर प्लेस, या ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका ऑप्शन बी। सो देखिए मूविंग स्टॉल्स होते हैं इटिनरेंट रिटेलर्स के। ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड जगह नहीं होती जहाँ पर उनको बिजनेस करना होता है। आपने देखा होगा इस तरह की जो बास्केट होती है उसमें ये अपना सामान कैरी करते हैं, या जो ठेला होता है वो लगाते हैं, जो मूविंग कार्ट होती है वो लगाते हैं इस तरह के लोग, तो उनको कहा जाता है इटिनरेंट रिटेलर्स। इसमें क्या होता है कि समटाइम ये डेली बेसिस पे अपना जो लोकेशन है वो चेंज करते रहते हैं ताकि इनकी सेल अच्छी हो, तो इन तरह के रिटेलर्स को कहा जाता है देखिए इटिनरेंट रिटेलर्स। तो बोला है देखिए कि अगर 50% शेयर जो है बिजनेस के वो गवर्नमेंट के हैंड में है, गवर्नमेंट के पास है शेयर्स, तो उस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाएगा देखिए डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। देखिए जब 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के हैंड में है। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर जो भी सारे बिजनेस कंसर्न होते हैं, जितनी भी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे होती है। तो देखिए 3 तरह की कंपनीज अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो एक तो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा शेयर है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं जहाँ पर ज़्यादा शेयर जो है वो प्राइवेट पार्टनर जो होते हैं उनके हाथ में होते हैं, और पीपीएम भी होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही आपस में मिल के काम करते हैं, इक्वल शेयर्स होते हैं। तो इस तरह से ये कंपनीज होती हैं, यहाँ इस तरह से ऑर्डर्स जो है उनको रेगुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में है देखिए कि कितने मिनिमम लोग रिक्वायर्ड होते हैं किसी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए, 5, 2, 7 या 10। आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो देखिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है। ये 2 लोग जो है देखिए ये पार्टनर्स हो सकते हैं, सेम फैमिली के मेम्बर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। और इन केस ऑफ देखिए जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें ये नंबर जो है वो 7 है, तो मिनिमम 7 लोग रिक्वायर्ड होते हैं पब्लिक कंपनी ओपन करने के लिए। तो दोनों ही ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, 7 और 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड होते हैं किसी भी तरह के जनरल बिजनेस में, 10, 20, 50 या 100। आंसर है इसका ऑप्शन डी। सो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फर्म जो है वो अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसमें मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं, 100 पार्टनर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। पूछे आपसे देखिए बजट क्या होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 में क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, फाइनेंसिंग स्टेटमेंट, रिपोर्ट होती है, या एनी ऑफ द अबव पूछा है आपसे। आंसर है इसका ऑप्शन ए। बजट जो है एक तरह का देखिए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। बजट जो है वो इंक्लूड करती है देखिए सब कुछ, जो भी रेवेन्यू आएगा किसी भी ऑर्डर को निकाल के, जो उस पर एक्सपेंस किया जाएगा, जो भी उसमें खर्चे लगेंगे ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट भी बजट निकालती है तो बताती है कि हर सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो एजुकेशन सेक्टर होता है उन सब पे कितना कितना खर्चा किया जाएगा, कितने कितने एक्सपेंस होंगे, और फिर वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको भी एस्टिमेट लगाया जाता है और ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर हम गवर्नमेंट के केस में देखें तो वो 1 साल का पीरियड बताते हैं कि वो बजट निकालते हैं अपना, हर एक सेक्टर को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितना भी एक्सपेंस होगा उसको, और फिर इसको देखिए री इवेल्यूएट किया जाता है, इसको बार बार इवेल्यूएट किया जाता है पीरियोडिक बेसिस पे। तभी आपने देखा होगा कि हर साल बजट आता है, हर साल बजट रिलीज किया जाता है। कंपनीज के केस में भी इसी तरह से ईयरली बेसिस पे या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके बेसिस पे वो अपना बजट जो है उनको रीवैल्यूएट करते हैं, बार बार फॉर्म करते हैं। करंट रेशियो क्या होती है इनमें से देखिए पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो, कंबाइंड रेशियो या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन बी। सो करंट रेशियो क्या होती है देखिए बैलेंस शीट रेशियो होती है। करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर आप देखें तो देखिए करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एक तरह की देखिए लिक्विडिटी रेशियो होती है करंट रेशियो, जो कि बताती है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड ड्यू पे करने की विद इन 1 ईयर। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं तो देखिए ये बताती है
है कि कंपनीज क्या जो शॉर्ट टर्म, मान लीजिए 1 साल के पीरियड पे क्या कंपनी जो उस पे जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब बाध्यताएं होती हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको पे करनी ही करनी है। मान लीजिए उसने कोई किसी लैंड पे अपना कंपनी ने अपना ऑफिस बनाया है, तो क्या उसका वो रेंट भर सकती है, जो भी ड्यूज है क्या वो पे कर सकती है कंपनीज विद इन 1 ईयर। तो ये तो एक तरह से आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। तो इसको कहा जाता है करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है देखिए इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट जो हैं उनको बताती है कि कंपनी जो है अपने करंट एसेट्स को कैसे मैक्सिमाइज, कैसे बढ़ा सकती है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट जो कंपनी के इन हैंड होते हैं, उनके पास होते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो चाहेगा कि उसकी कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, उसकी कंपनी के एसेट जो है वो बढ़ें। तो यही जो करंट रेशियो है यही बताती है इन्वेस्टर को, ये उनको गाइड करती है कि किस तरह से कंपनी अपने करंट एसेट्स को बढ़ा सकती है, जिससे कि वो जो करंट उसके ऊपर कर्जे हैं, करंट डेब्ट हैं और जो दूसरी पेमेंट्स हैं वो अच्छे से कर सके फ्यूचर में भी और अभी भी। तो ये कंसेप्ट होता है देखिए करंट रेशियो का। बैलेंस शीट शो करती है फाइनेंसिंग, इसमें से किस डाटा के लिए? रेगुलर डाटा, एंगुलर डाटा, अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर डाटा। आंसर है इसका ऑप्शन डी। देखिए बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंसिंग शो करती है एक तरह के पर्टिकुलर डाटा के लिए। सबसे पहले क्या होता है देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मूला होता है एसेट्स जो होते हैं। एसेट क्या होते हैं? जो कंपनी के पास कैश होते हैं, कंपनी की इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री मतलब जो भी उसके पास माल है, सामान है, उसके पास जितना कैश प्रेजेंट है और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई भी उसने लैंड खरीदी है, ये कुछ भी जो प्रॉपर्टी है वो टोटल एसेट्स होते हैं कंपनी के, वो इक्वल होने चाहिए। देखिए लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। लायबिलिटी जो भी उसको खर्चे पे करने हैं, रेंट भरना है, यूटिलिटी बिल भरना है, टैक्सेस भरने हैं, लोन्स भरने हैं, प्लस जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी होती है। शेयर होल्डर ऐसे लोग जो कंपनी में पैसे लगाते हैं अपने, तो उनका भी कुछ शेयर जो है देखिए वो पीरियोडिक बेसिस पे उनको देना होता है। शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट में कैश देना होता है या ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, ताकि क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं तो उनको रेट ऑफ रिटर्न्स भी चाहिए। तो इन दोनों को मिला के देखिए एसेट्स होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाएं कि कंपनीज के एसेट्स कम होते रहें। तो इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इन दोनों का ही प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, तब कंपनी अच्छे से चल पाती है। तो देखिए यही है कि बैलेंस शीट जो है एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बताती है कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसलिए देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर डाटा बताया गया क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बताती है कि कंपनी के पास ये तीनों ही चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं। और इसके बेसिस पे बैलेंस शीट के बेस पे देखिए रेट ऑफ रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं कि कितना रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आया है और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करने के काम में आती है बैलेंस शीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर DSPM के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 40 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा जिस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है आप तक हर कंटेंट पहुँचाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।